वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर की। बहुत ही फैंटेस्टिक क्लास है और देखिए 2 से 3 नवंबर को जितने भी करंट के क्वेश्चन बने हैं और आपके एग्जाम के लिए जो बेस्ट क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने इस क्लास में डाले हैं। तो सभी क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना है विद स्टैटिक पॉइंट। ओके, तो ये रहा बेटा आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा? Recently, in which country will the world highest nuclear research reactor to be established? तो बेटा ये कौन से देश में established किया जाएगा? तो अर्जेंटीना, यूएसए, बोलीविया या फ्रांस? तो बेटा इसका आंसर है बोलीविया। क्या आंसर है इसका? बोलीविया कंट्री। बेटा जो बोलीविया कंट्री है, ये बोलीविया कंट्री कौन से महाद्वीप के अंदर है बेटा? ये है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, साउथ अमेरिका महाद्वीप के अंदर है बेटा। कौन सी कंट्री? बोलीविया कंट्री। बोलीविया की कैपिटल क्या है बेटा? बोलीविया की कैपिटल है लापाज, ये इसकी राजधानी है। बोलीविया के राष्ट्रपति कौन है बेटा? बोलीविया के राष्ट्रपति हैं लुइस आर्से। बोलीविया की करेंसी क्या है बेटा? बोलीवियानो। तो बेटा ये इसकी करेंसी है। ओके, तो ये तो हो गए इसके स्टैटिक पॉइंट। अब मैं बोलीविया के बारे में आपको बताऊं। बोलीविया बेटा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का जो कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, उसके अंदर ये कंट्री है जो कि चिली और पेरू के साइड में है। देखो मैं थोड़ा सा आपको इसकी लोकेशन में बना के दिखाऊं वर्ल्ड में। तो इस तरह से हम एक कॉन्टिनेंट बनाते हैं। ये कॉन्टिनेंट बन गया बेटा अपना साउथ अमेरिका। यहां पर इस तरह से एक कंट्री जिसका नाम है चिली, ठीक है, चिली। यहां पर एक कंट्री जिसका नाम है पेरू, और यहां पर जो कंट्री है ये है बोलीविया, ठीक है, ये है बोलीविया। ये कंट्री जिसको मैंने रेड कर दिया, ये कंट्री बोलीविया है ना। तो बेटा ये साउथ अमेरिका के अंदर चिली और पेरू के साइड में है। ऊपर है चिली के, पेरू के थोड़ा साइड में है। और यहीं पर ब्राजील है, ब्राजील के भी बगल में, ब्राजील इधर है जहां मैंने बोलीविया लिखा है, यहां पर ब्राजील है। ओके, तो ब्राजील के पास में ही बोलीविया है। और बोलीविया के बारे में और थोड़ा सा सुन लें। बोलीविया के अंदर बेटा यहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची झील है टीटीकाका इज द हाईएस्ट बोटिंग लेक, दुनिया की सबसे ऊंची नौकायन झील है बेटा टीटीकाका, जो कि बोलीविया कंट्री में है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर है बोलीविया। ओके, तो बेटा इसके राष्ट्रपति मैंने आपको बताया लुइस आर्से, और बोलीवियानो यहाँ की करेंसी है, लापाज यहाँ की राजधानी है। ओके, तो बेटा यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाएगा, ये है बोलीविया। ओके, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अंदर। तो बेटा ये थे इसके कुछ पॉइंट, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। देखिए हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट ने महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको महादेई करेंगे बेटा, पूरा सही कर ले इसको, महादेई ऐसे बेटा, ये महादेई वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व का गठन के लिए बोला है ना। ये उसके हाईकोर्ट ने बोल दिया कि यहां पर टाइगर रिजर्व बनाएंगे। तो बेटा कौन से राज्य का ये हाईकोर्ट ने बोला है? तो कौन से राज्य में टाइगर रिजर्व जो सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगी? तो बेटा ये है गोवा के अंदर ये बोला गया है। तो बेटा गोवा के जो सीएम है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के। पीएस श्रीधरन यहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर पीएस श्रीधरन पिल्लई। ओके, पीएस श्रीधरन पिल्लई ये यहाँ के राज्यपाल हैं। अब मैं गोवा के बारे में कुछ आपको नदियां और वहां का नेशनल पार्क वगैरह मैं और बता दूं, आपको ध्यान से सुने। गोवा की बेटा नदियां कौन सी आप मुझे बता सकते हैं? गोवा एक ऐसा राज्य है बेटा
जो भारत का सबसे छोटा राज्य है ना, एरिया वाइज सबसे छोटा राज्य है, वहां पर दो नदियां हैं बेटा। कौन कौन सी? मेन नदी और भी है, लेकिन मेन वहां पर दो नदियां हैं बेटा। कौन सी आप मुझे बता सकते हैं? एक तो बेटा मांडवी, मांडवी, दूसरी नदी है जुआरी, जुआरी। यहां पर नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क बेटा महावीर, महावीर नेशनल पार्क है बेटा। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महावीर नेशनल पार्क है। एक महादेई, यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व के लिए, महादेई में यहीं पर एक टाइगर रिजर्व के लिए बात की गई है, हाई कोर्ट के द्वारा बोला गया है यहाँ। ओके, गोवा के अंदर। तो गोवा के अंदर बेटा मांडवी जुआरी, यहां पर दो नदियां हैं मेन, जो अरब सागर में, अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। मांडी यहां का डांस है, मैं ये भी लिख दूं मांडी, मांडी यहां का डांस है। ओके, गोवा के अंदर कोंकणी भाषा वगैरह यहां पर बोली जाती है। यहां पर बीचेज हैं, काफी सैलानी, काफी टूरिस्ट यहां घूमने जाते हैं। यहां पर जो बंदरगाह है वो है मारमा गोवा। यहां का सी पोर्ट बेटा कौन सा है, मैं वो भी लिख दूं मारमा गोवा। यहां पर सी पोर्ट है गोवा के अंदर। भारत का सबसे ऊंचा बड़ा चर्च भी कहां पर है? गोवा के अंदर है। ओके, वास्कोडी गामा बेटा इंडिया में कब आया था? 1498 में। कहां पर? केरल से आया था बेटा, केरल से एंट्री ली थी उसने, लेकिन गया कहां से था? एग्जिट कहां से? गया कहां से? तो बेटा 1499 में वो गोवा के रास्ते से वापस गया। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ऑब्जर्व्ड? तो बेटा ये मनाया जाता है, ये 3 नवंबर को मनाया जाता है, 3 नवंबर। इसमें बेटा जो जिनको संरक्षण दिया जाता है, जिनकी सुरक्षा की जाती है, वो पेड़ पौधे, वो जीव जंतु इसके अंदर संरक्षित किए जाते हैं बायोस्फीयर के अंदर, है ना। बायोस्फीयर के अंदर बेटा भारत के अंदर 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है, 18 है बेटा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम है ये एमपी में। एमपी में कितने हैं? 3। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 3 है। भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? भारत में सबसे पहला था बेटा नीलगिरी। इंडियाज फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर कौन सा था? नीलगिरी, जो कि बेटा ये इसका फैलाव कई राज्यों में है, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों में फैला हुआ है नीलगिरी बायोस्फीयर, जो कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर था। नीलगिरी साउथ इंडिया में सबसे नीचे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल के अंदर ये है। ओके, भारत में 18 हैं और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर हैं 3। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर के अंदर जो कि जैसी जीव जंतु हैं, ऐसे पेड़ पौधे जिसकी रक्षा करनी जरूरी है, नहीं तो विलुप्त हो सकते हैं, तो इसमें वो चीजें डाली गई हैं जिनका संरक्षण किया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा कि आप यहां देख रहे हो 3 नवंबर। ओके, तो बेटा ये बायोस्फीयर होते हैं। बात समझ में आ गई। नीलगिरी की थोड़ी सी मैं बात करूं। नीलगिरी इज द माउंटेन रेंज लाइज इन मैक्सिमम एरिया लाइज इन तमिलनाडु और हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी। तो बेटा मैं थोड़ा सा ये भी आपको बताऊं, हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की तो कौन सी होगी बेटा? वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ नीलगिरी। बट सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। बट द फर्स्ट किसकी है? फर्स्ट है तमिलनाडु की, फर्स्ट इन तमिलनाडु। ठीक है, और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी बेटा नीलगिरी की कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। और बेटा जो नीलगिरी है ना, ये दोनों तरफ से देखो, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, ये अपना वेस्टर्न घाट और ये अपना घाट है ईस्टर्न, इन दोनों को जोड़ने का काम करती है नीलगिरी। ये है नीलगिरी। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के अंदर ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को कौन सी माउंटेन रेंज जोड़ती है? तो वो है नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी का जो ज्यादा बड़ा एरिया है वो तमिलनाडु के अंदर है बेटा, है ना, फैला हुआ 3 क्षेत्र में, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला के अंदर। तो ये है बेटा नीलगिरी। ओके,
देखो मैंने साउथ इंडिया की सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक तो आपको बता दी, लेकिन क्या साउथ इंडिया में फर्स्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक आपको मालूम है? साउथ इंडिया में फर्स्ट जो सबसे ऊंची चोटी है वो है अन्नामुदी। अन्नामुदी अन्नामुदी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, लाइज इन केरला। केरला के अंदर होगी बेटा ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में अपना 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान किस देश ने शुरू कर दिया? 40वां अंटार्कटिक वैज्ञानिक अभियान स्टार्ट कर दिया बेटा किसने? चाइना ने। चाइना की कैपिटल कौन सी? बीजिंग। बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। राजधानी कौन सी है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन से? शी जिनपिंग। मुद्रा कौन सी है? री मिनबिंग। री मिनबी। री मिनबी ये राजधानी और करेंसी इनकी हो गई बेटा चाइना की। ठीक है, मुद्रा री मिनबी ये मुद्रा है, ये राष्ट्रपति हैं और ये राजधानी है बीजिंग। चाइना के बारे में बेटा मैं कुछ और बातें आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा उससे पहले मैं अंटार्कटिका की आपके सामने कुछ बात कर लूं, क्योंकि अंटार्कटिका बेटा एक ऐसा महाद्वीप है। हमारे कितने महाद्वीप हैं? कॉन्टिनेंट कितने? 7। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि 5th बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो 5th बिगेस्ट कौन सा होगा बेटा? वो अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका इज द 5th बिगेस्ट कॉन्टिनेंट। ठीक है, बिल्कुल आइसी एरिया। कैसा एरिया बेटा? आइसी एरिया, बर्फ ही बर्फ जमी पड़ी है और कोई आदमी नहीं रहता। नो मैन लैंड एरिया। नो मैन लैंड एरिया, कोई वहां पर नहीं रहता। वहां पर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है ट्रांस अंटार्कटिका इज द हाईएस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज। नदी वगैरह कोई ऐसी है नहीं, क्योंकि बर्फ ही बर्फ जमती है। तो वहां पर जो पर्वतीय चोटी है वो है विंसेन मैसिफ। विंसेन मैसिफ इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे? अंटार्कटिका में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन कौन थे बेटा? वो थे गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही, जो कि 1960 में अमेरिकी दल के साथ गए थे। अमेरिकी जहाज में गए थे, अमेरिकी दल के साथ गए थे। गिरिराज सिरोही उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से थे। गिरिराज सिरोही 1960 में गए। जो अपना भारतीयों की जो टीम गई वो तो 1982 में गई है ना, वो 1982 में भारतीय दल की टीम गई थी, लेकिन वो अमेरिका की टीम के साथ 1960 में गए थे। गिरिराज सिरोही फर्स्ट इंडियन जो अंटार्कटिका में गए। ओके, तो बेटा ये थे अंटार्कटिका के क्वेश्चन। अंटार्कटिका में कोई आदमी रहता नहीं, लेकिन क्या रिसर्च सेंटर नहीं है? भारत ने अभी तक वहां पर 3 रिसर्च सेंटर अपने लगाए हैं। भारत ने अपने 3 रिसर्च सेंटर, अनुसंधान केंद्र लगे हैं भारत के, वहां पर 3। मैं उनके बारे में एक बार आपको बताऊं तो बेटा वहां पर दक्षिण गंगोत्री, साउथ गंगोत्री जिसको बोलते हैं, तो ये वहां पर लगा हमारा। एक वहां पर हमारा लगा मैत्री और एक लगा बेटा भारती। बेटा ये नाम है, ये हिंदी और इंग्लिश में सेम चलेंगे। साउथ गंगोत्री इंग्लिश में भी हिंदी में भी, मैत्री इंग्लिश में भी हिंदी में भी, और भारती ये भी दोनों लैंग्वेज में सेम होगा, इसलिए मैंने हिंदी में आपको नोट कर दिए हैं। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये भारत के रिसर्च सेंटर हैं जो कि अंटार्कटिका में लगे। अंटार्कटिका में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन थे गिरिराज सिरोही, है ना। भारतीय दल के साथ जो पहुंचने वाले फर्स्ट थे वो थे रामसर। ठीक है, वो रामसर थे 1982 में, जो कि भारतीय दल के साथ पहुंचे थे फर्स्ट। ओके, चलो आगे बढ़े। चाइना के बारे में मैंने आपके से बात कर ली। थोड़ा सा मैं चाइना के बारे में थोड़ा सा और मैं स्टैटिक पॉइंट मेरा बताने का मन कर रहा है, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं, तो ध्यान से सुने बेटा। चाइना की बात मैं आपके सामने कर रहा हूं, सुनिए। चाइना की सबसे लंबी नदी है बेटा यांगसी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन चाइना। यहां पर बेटा हवांग हो नदी भी है, हवांग हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हवांग हो। इसी को येलो रिवर भी बोलते हैं, येलो रिवर। पीली नदी भी इसको बोलते हैं बेटा, येलो रिवर, हवांग हो को, हवांग हो नदी को। इसी के किनारे बेटा चाइनीज सिविलाइजेशन थी, चीनी सभ्यता।
चीनी सभ्यता, चाइनीज सिविलाइजेशन बैंक ऑन हवांगहो रिवर, और इसी को बेटा सोरो ऑफ चाइना कहा जाता है, सोरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक, सोरो ऑफ चाइना, चाइना का शोक कहा जाता है, चीन का शोक किसको, हवांगहो नदी को। हर साल बाढ़ आती है बेटा वहां पर, लेकिन सबसे लंबी नदी वहां पर है यांगसी, है ना। चाइना के अंदर ही एशिया की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है कुनलुन, कुनलुन लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन एशिया, एशिया में लॉन्गेस्ट रेंज है कुनलुन, एशिया में लॉन्गेस्ट रिवर है यांगसी। चाइना के अंदर बेटा हवांगहो नदी जो कि येलो रिवर है, उसी को चाइना का शोक भी कहते हैं, है ना। चाइना ने बेटा बहुत सारी चीजें ऐसी कर रखी हैं, और चाइना और यूएसए की बड़ी आपस में बनती नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं, पावर हैं, वर्ल्ड बड़ी पावर है, दोनों बड़ी पावर है वर्ल्ड में बेटा। दक्षिणी चीन सागर में दोनों की लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, ताइवान के साथ लड़ाई झगड़ा दोनों का रहता है ना। वो ताइवान के पक्ष की बातें करता है यूएसए, जो कि चाइना को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि चाइना इसी के बगल में है बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाल ही में यूनेस्को के द्वारा सृजनात्मक क्रिएटिव जो सिटीज हैं, सृजनात्मक शहरों की सूची में भारत के किन शहरों को शामिल किया गया है? Who has recently been included in the list of UNESCO's creative cities of India? तो बेटा यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज, जो क्रिएटिव सिटीज है, क्रिएटिव सृजनात्मक जो शहर हैं, उनकी लिस्ट में शामिल किसको किया? चंडीगढ़, भोपाल, बेंगलुरु, ग्वालियर या कोझिकोड। तो बेटा ये ऊपर वाला ए ऑप्शन, इसमें दोनों हैं। ग्वालियर बेटा मध्य प्रदेश का, कोझिकोड शहर बेटा केरल का। कौन कहाँ का है ये केरल का है। ग्वालियर कहाँ का है? एमपी का है। इनको शामिल किया गया बेटा। एमपी को बेटा संगीत के नगर के लिए ग्वालियर को बेटा क्या कहे कि सिलेक्ट किया गया है? संगीत का नगर, संगीत का नगर। तानसेन बेटा वहीं के थे। ओके, कोझिकोड, कोझिकोड कहां पर? केरल। तो बेटा कोझिकोड को क्यों सिलेक्ट किया गया है? साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए, फॉर द लिटरेचर चूज टू कोझिकोड। कोझिकोड को साहित्य के लिए यूनेस्को ने चूज किया, और म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए ग्वालियर को चूज किया है। मैं थोड़ा सा ग्वालियर के बारे में बात करूंगा। तानसेन बेटा ग्वालियर के थे, और तानसेन 9 रत्नों में से एक थे जो कि अकबर के दरबार में रहते थे। रियल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का रियल नाम था रामतनु पांडे, जो कि अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर देना बेटा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देना। भारत के अंदर 9 रत्न किन किन राजाओं के दरबार में रहे हैं? भारत में ऐसे कितने राजा थे जिनके दरबार में 9 रत्न थे? ओके, चलो एक तो मैंने आपको बता ही दिया अकबर, दूसरा कौन है वो आप मुझे बताएंगे। ओके, तो बेटा यूनेस्को की मैं थोड़ी सी बात करूं। यूनेस्को जो एक संस्था है बेटा, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है? पेरिस के अंदर। मैं थोड़ा सा यूनेस्को की बात करूं। यूनेस्को ऑर्गेनाइजेशन बेटा कब बनी थी? ये बनी थी 1945 में। हेड ऑफिस किधर है? पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस। फैशन की नगरी बोलते हैं बेटा पेरिस को, ठीक है ना। कितने इसमें सदस्य हैं? 193 इसमें सदस्य देश हैं यूनेस्को के अंदर, है ना। तो कब बनी? 1945 में। हेड ऑफिस पेरिस में। कितने इसमें राष्ट्र हैं? 193 इसमें राष्ट्र हैं, देश शामिल हैं। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टैक्सी EH216S को किसने मंजूरी दी है? तो बेटा किसने? हु हैज रिसेंटली अप्रूव्ड इसको हटा दो, द वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी EH216S। तो बेटा ये है, आपको ये जो दिख रहा ना चित्र में, ये है भाई, है ना। इसको अप्रूव कर दिया गया है, प्रमाण पत्र दे दिया गया है भाई, उड़ाइए चलाइए। ओके, तो ये किसकी बेटा? चाइना की है। देखो चाइना ने कमाल कर दिया, फर्स्ट अप्रूव्ड फ्लाइंग टैक्सी बन गई है किसकी? चाइना की, है ना। बेटा लॉन्च तो कईयों ने कर दिया, है ना, बना तो दिया कईयों ने, लेकिन फर्स्ट अप्रूव्ड कौन सी है? चाइना की है ना। नाम क्या है? EH216S। तो ये है बेटा दुनिया की फर्स्ट अप्रूव्ड फ्लाइंग टैक्सी,
किसने बना दी? चाइना ने बना दी है। ओके, चाइना की राजधानी बीजिंग, शी जिनपिंग वहां के राष्ट्रपति, रीमिनबी वहां की मुद्रा, है ना। एशिया में सबसे बड़ा देश है, जो केवल एशिया में जो सबसे बड़ा वो चाइना है। हालांकि चाइना से बड़ा रसिया है, लेकिन रसिया बेटा यूरोप के अंदर भी है। ओके, ओनली इन चाइना, ओनली इन एशिया, ओनली इन एशिया में सबसे बड़ा एरिया वाइज चाइना ही होगा। ओके, तो बेटा ये है इसकी, देखो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, कितनी दूरी तक ये चलेगी? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी पर चलेगी। फिलहाल कितनी स्पीड से चल सकती है? 130 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से इसको चला सकते हैं। कितने आदमी जा सकते हैं बेटा? 2 आदमी। ये 2 आदमी के लिए है बेटा अभी फिलहाल, ठीक है। तो बेटा ये बन गई है फर्स्ट अप्रूव्ड पैसेंजर जो है फ्लाइंग टैक्सी, इसको आप कह सकते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना से कौन से लड़ाकू विमान की विदाई कर दी गई है? बाड़मेर से। बाड़मेर से बेटा अभी इसने अपनी लास्ट उड़ान भरी थी कब? 31 अक्टूबर सन 2023 में। लास्ट उड़ान, लास्ट फ्लाई, ठीक है। लास्ट फ्लाई कब उड़ी इसने? लास्ट में, सबसे लास्ट में कब उड़ा था? 31 अक्टूबर 2023 में अभी, है ना। इसकी विदाई हो गई बेटा। ये बना कब था? मैं थोड़ा सा यही बता दूं। 1963 में हमने रूस से खरीदे थे, रूस से। किससे? रसिया से। तो बेटा 1963 से 223 कितने साल हो गए बेटा? तो बेटा इसको हो गए कितने साल भाई? इसको हो गए 60 साल। 60 साल तक हमने इसका यूज किया है। और सुनो, 1971 की लड़ाई, 1971 की जो लड़ाई थी ना, उसमें बहुत अहम योगदान था, बहुत अहम योगदान था किसका? MiG-21 बाइसन का। कौन से लड़ाकू विमान की विदाई कर दी है? MiG-21 बाइसन की, जिसको खरीदा था 1963 में, विदाई की 2023 में, 31 अक्टूबर को लास्ट उड़ान भरी है अपनी, है ना। 60 साल से हम इसको यूज कर रहे हैं अभी, है ना। तो बेटा 1971 की जो पाकिस्तान के साथ लड़ाई थी उसमें बहुत बड़ा योगदान था इस फाइटर प्लेन का। इसकी जगह ली है मार्क A1 ने। मार्क A1 ने रिप्लेस किया है, रिप्लेस किया है बेटा मार्क A1 ने। ये स्वदेश निर्मित है, स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है मार्क A1। इसको हमने अभी एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया है। किसके द्वारा? MiG-21 बाइसन के द्वारा, है ना। तो बेटा आपको एक बात और बता दूं, सुनो, इसको 60 साल थे बेटा, 60 साल से हमारे यहाँ पर ये काम कर रहा है और बड़ी अच्छे इसने कारनामे किए हैं। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ इसने बहुत अच्छा काम किया। इसकी विदाई कौन से स्टेशन की हुई? बाड़मेर में उत्तरलाई स्टेशन है बेटा, उत्तरलाई स्टेशन कहां? बाड़मेर राजस्थान में। बाड़मेर राजस्थान में इसने अपनी लास्ट उड़ान भरी है MiG-21 बाइसन ने। इसका स्थान अभी ले लिया है मार्क A1, जो कि स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है इसने। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा। हाल ही में ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? हु हैज वोन द ब्रिटिश एकेडमी बुक अवार्ड 2023? तो बेटा इसका आंसर है नंदिनी दास। ये बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की टीचर हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ठीक है। वो प्रोफेसर हैं बेटा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, इंग्लिश साहित्य की प्रोफेसर हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है अभी एक, इन्होंने पुस्तक लिखी बेटा। कौन सी पुस्तक लिखी? कोर्टिंग इंडिया। मैं इनकी पुस्तक का नाम बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, कोर्टिंग। देखो मैं इसको थोड़ा सा साफ करके फिर लिखता हूं, देखिए अभी COURTING, कोर्टिंग इंडिया, ये पुस्तक है बेटा। इसके बारे में इसने क्या क्या लिखा है? इसमें भारत में जो रूल किया जिन्होंने, जैसे इंग्लैंड, मुगल, इंग्लैंड
मुगल, इंग्लैंड मुगल एंड ओरिजिन ऑफ एम्पायर, एंड ओरिजिन, देखो मैं इंग्लिश में लिखता हूं, एंड ओरिजिन, ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ओरिजिन ऑफ एम्पायर्स, ये पुस्तक है। पुस्तक का नाम तो है बेटा कोर्टिंग इंडिया। इसमें क्या क्या है, इंग्लैंड के बारे में, मुगल के बारे में, मुगल्स के बारे में, ओरिजिन ऑफ एम्पायर, साम्राज्यों का उदय, इंग्लैंड मुगल साम्राज्यों का उदय, ये लिखा है बेटा। ये पुस्तक है कोर्टिंग इंडिया। किसकी पुस्तक है? नंदिनी दास की पुस्तक है। किसने? ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार लंदन से यूके में इनको दिया गया है, नंदिनी दास को बेटा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश साहित्य की प्रोफेसर हैं फिलहाल। ओके, तो ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हाल ही में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कौन से क्रिकेटर की प्रतिमा लगाई गई? ये जो फोटो है बेटा, पहचान सकते हो उसको आप, और यहां पर ये महाशय दिख रहे हैं, क्रिकेट के गॉड, द गॉड ऑफ क्रिकेटर। तो आंसर इज सचिन तेंदुलकर, आंसर इज सचिन तेंदुलकर। बेटा सचिन तेंदुलकर एक ऐसे खिलाड़ी जिसने भारत में 100 शतक लगाए हैं, 100 सेंचुरीज का रिकॉर्ड है बेटा, जो कि मुश्किल ही टूटेगा, है ना। वनडे में सेंचुरी लगाई है बेटा 49 ओडीआई में, जबकि टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी है 51। टेस्ट क्रिकेट में दोनों मिलाकर हो गई बेटा 100 सेंचुरी, है ना। वनडे में बेटा 48 सेंचुरी हो चुकी है किसकी? विराट कोहली की। लेकिन अभी टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी पीछे हैं, इसलिए 100 शतक काफ़ी मुश्किल हैं हो पाने उनके, लेकिन वनडे में वो इनका रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। ओके, तो बेटा सचिन तेंदुलकर की मुंबई के अंदर ये वानखेड़े स्टेडियम है, जहां पर इनका स्टैचू अभी स्थापित कर दिया गया है सीएम शिंदे के द्वारा। सीएम कौन है? महाराष्ट्र के। ये वानखेड़े स्टेडियम किधर है बेटा? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? महाराष्ट्र के सीएम है शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम कौन है बेटा? एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ये हैं चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। ओके, जहां पर मौजूद थे बेटा शरद पवार भी, एकनाथ शिंदे भी, और अन्य कई महाशय यहां पर मौजूद थे। सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतिम मैच बेटा, अपना अंतिम मैच 2013 में खेला था। अभी इनकी विदाई को 10 साल हो चुके हैं, इसलिए देखो 2013 में संन्यास लिया था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये खेले थे, और 2023 अभी इनको रिटायर हुए 10 साल हो गए, इसलिए इनकी प्रतिमा का अनावरण यहाँ पर स्टैचू बनाया गया है। ओके, तो बेटा ये बहुत ही महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, रिकॉर्ड है बेटा इनके, बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड हैं। ओके, भारत में सबसे पहले 200 रन का रिकॉर्ड ओडीआई क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में सबसे पहले, वर्ल्ड में सबसे पहले 200 रन का रिकॉर्ड नॉट आउट, वो सचिन तेंदुलकर के नाम ही है बेटा। ठीक है, उसके बाद तो कईयों ने बनाया, लेकिन फर्स्ट टाइम सचिन तेंदुलकर ने वो दीवार पार की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय वायुसेना के द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर कौन सी मिसाइल प्रणाली को तैनात किया गया है? तो बेटा ये विच मिसाइल सिस्टम हैज बीन डिप्लॉयड बाय द इंडियन एयर सर्विस ऑन द बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान? तो बेटा आंसर इज S14, S400, है ना, S400। तो बेटा आंसर तो ये हमने रशिया के साथ एक समझौता किया था 2018 और 19 में, लगभग 35,000 करोड़, लगभग 35,000 करोड़ में हमने ये समझौता किया, और ये मिसाइलें वहां से ली, और अभी चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमने ये लगा दी हैं। कौन सी? S400 जो मिसाइल्स हैं हमने वहां पर लगाई। पाकिस्तान के साथ हमारी बॉर्डर लाइन है बेटा रेड क्लिफ। ओके, और चाइना के साथ हमारी लाइन है बेटा मैकमोहन लाइन चाइना के साथ हमारी है, रेड क्लिफ हमारी पाकिस्तान के साथ है ना। अफगानिस्तान के साथ हमारी डूरेंट लाइन लगती है। तो बेटा ये मिसाइल प्रणाली हमने S400 अपनी सीमाओं पर लगा दी है, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं पर, दोनों ही हमारे कट्टर दुश्मन माने जाते हैं, है ना। चलो, हाल ही में 10 वर्ष और उससे कम 10 वर्ष और उससे कम
10 वर्ष और उससे कम, उससे कम की यह प्रतियोगिता बेटा, प्रतियोगिता थी। इसमें क्या हुआ, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर ये पुरस्कार दिया जा रहा था बेटा। इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है, 10 वर्ष का बच्चा या उससे कम का बच्चा। हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड द वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द 10 ईयर एंड बिलो कैटेगरी, 10 साल या उससे बिलो कैटेगरी होनी चाहिए, उस बच्चे की एज कम होनी चाहिए, वो इसमें भाग ले सकता है। तो इसमें विजेता रहे हैं विहान तेलिया विकास, ये रहे फर्स्ट। ये बेंगलुरु के हैं बेटा, कहां के हैं, ये बेंगलुरु के हैं, बेंगलुरु के 10 साल के बेटा। इन्होंने क्या किया, बेंगलुरु के बाहर ही बाहरी इलाके में श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति थी, श्री कृष्ण जी और एक मकड़ी की। देखो यहां पर मान लो श्री कृष्ण भगवान है और यहां पर एक छोटी सी मकड़ी है। तो श्री कृष्ण भगवान अपने हाथों में एक बांसुरी लिए हुए हैं और बांसुरी की धुन पर ये मकड़ी वहीं पर मंत्र मुग्ध है, बांसुरी की धुन पर वो मंत्र मुग्ध हो गई है मकड़ी। तो ऐसी पिक्चर ली है इस बच्चे ने, 10 साल के बच्चे ने, जिसको अभी ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का अवार्ड दिया गया। इसको फोटोग्राफी का ऑस्कर भी कहा जाता है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर बेटा, इसको बोला जाता है फोटोग्राफी का ऑस्कर। तो इसको जीतने वाले बेंगलुरु के 10 साल के बच्चे हमारे बने हैं विहान तेलिया विकास। क्या फोटो खींची, श्री कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाने की फोटो ली है, जिसके पास में वहीं पर एक मकड़ी है और मकड़ी उसकी जो बांसुरी की धुन है उससे उसको बड़ा मजा आ रहा है, वो मंत्र मुग्ध हो गई है। तो एक ऐसी पिक्चर ली है बेटा इन्होंने। ओके, तो ये थे बेटा आज के क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सबको नोट करते हुए आपको चलना है। थैंक यू वेरी मच। क्लासेस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।